नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिकल थियरी एंड कंसेप्ट, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि राज्य होता क्या है, फिर कौन कौन से उसके तत्व होते हैं, उसके तत्वों के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राज्य एक ऐसी संगठित राजनीतिक इकाई है जो एक निश्चित भूभाग पर अधिकार रखती है और जिसकी अपनी एक स्वतंत्र सरकार होती है। यानी राज्य क्या होती है? एक संगठित राजनीतिक इकाई होती है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है और उस पर उसका एक स्वतंत्र सरकार होता है। गार्नर के अनुसार एक आदर्श राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। इसमें पहला है जनसंख्या। बिना जनसंख्या के राज्य संभव नहीं है। राज्य के लिए व्यक्तियों का समूह होना प्राथमिक है और अनिवार्य है। दूसरा जो तत्व है वो है एक निश्चित भूभाग, एक तय सीमा वाली भौगोलिक भूमि राज्य के पास होनी चाहिए। तीसरा तत्व है सरकार। सरकार वह संस्था है जो कानून को बनाती है और लागू करती है। यह भी राज्य का अनिवार्य तत्व माना जाता है। जो चौथा तत्व है वो है संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो राज्य को आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र बनाता है। ये 4 तत्व राज्य में अनिवार्य रूप से होते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्य बताइए। यानी उदारवादी जो सिद्धांतकार है उनके अनुसार राज्य के कौन कौन से कार्य होते हैं उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। यानी राज्य आवश्यक भी है और एक बुराई भी है जिसका मुख्य कार्य निम्नलिखित होता है। पहला जो कार्य है, राज्य को व्यक्ति के निजी और आर्थिक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी व्यक्ति के जीवन में राज्य को हस्तक्षेप नहीं के बराबर करना चाहिए। ये पहला कार्य हो गया। दूसरा जो कार्य है वो राज्य जो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक दंगों से नागरिकों की रक्षा करता है। तीसरा जो काम है कानूनों का पालन कराना और विवादों का निपटारा करना है। और जो चौथा कार्य है वो जीवन, संपत्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार एक राज्य को इन कामों को करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो तीसरा प्रश्न है, व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं? व्यवस्थापिका किसको कहा जाता है उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जिसका मुख्य कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना और संविधान में संशोधन करना। यानी व्यवस्थापिका के माध्यम से ही कानूनों का निर्माण किया जाता है और संविधान में संशोधन किया जाता है। यह जनता के प्रतिनिधियों का समूह होता है। व्यवस्थापिका जो होता है वो जनता के प्रतिनिधियों का समूह होता है जो लोक कल्याण हेतु नीतियों को बनाता है। इसके पास बजट पारित करने और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार होता है, शक्ति होता है। भारत में इसे संसद कहा जाता है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा लिखिए। राजनीतिक संस्कृति किसको कहा जाता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य किसी समाज के सदस्यों के उन मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों और भावनाओं से है जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति होती है। यानी कोई एक समाज राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या सोचता है, कैसा विचार रखता है, उसी को राजनीतिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सिडनी वर्बा के अनुसार इसमें राजनीतिक व्यवस्था की परंपराओं, सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण और नागरिकों की सक्रियता शामिल है। सरल शब्दों में अगर हम कहें कि वह मनोवैज्ञानिक आधार है जिस पर किसी देश की राजनीति टिकी होती है। यानी राजनीतिक संस्कृति वह मनोवैज्ञानिक आधार है जिस पर किसी देश की राजनीति टिकी होती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो लैंगिक समानता पर बल देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समाप्त कर महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिलाना। यह जो विचारधारा है ये मानती है कि महिलाओं की स्थिति केवल जैविक नहीं है बल्कि सामाजिक भेदभाव का भी परिणाम है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा।
अब अगला खंड देख लेते हैं, खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है न्यायपालिका के कार्यों की व्याख्या कीजिए। न्यायपालिका के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि न्यायपालिका सरकार का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व होता है संविधान की रक्षा करना और न्याय को सुनिश्चित करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी भूमिका एक निष्पक्ष निर्णायक की होती है। अब देख लेते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। न्यायपालिका के द्वारा जो पहला काम किया जाता है वह है कानूनों की व्याख्या एवं विवादों का निपटारा। न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना और नागरिकों, संस्थाओं या सरकारों के बीच होने वाले विवादों का कानूनी समाधान करना है। यानी इसका पहला काम होता है कानूनों की व्याख्या करना और लोगों या सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करना। अब दूसरा कार्य देख लेते हैं। दूसरा कार्य है मौलिक अधिकारों का रक्षा करना, यानी यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो न्यायपालिका है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और अधिकारों का हनन होने पर यह रिट जारी कर सकती है। रिट जारी करने का अधिकार इसके पास होता है। न्यायपालिका का जो अगला काम है वो है संविधान का संरक्षण। न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकती है। यानी संविधान की सुरक्षा भी इसके द्वारा किया जाता है। अब जो चौथा काम है वो परामर्शदात्री काम है कई देशों में। जैसे भारत में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। यानी परामर्शदात्री कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। जो पांचवा काम है वो एक अभिलेख न्यायालय से संबंधित है, जैसे उच्च न्यायालय हो गया या सर्वोच्च न्यायालय हो गया। इसके जो निर्णय होते हैं वो भविष्य के मामलों के लिए उदाहरण या साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। यानी अभिलेख न्यायालय के रूप में भी ये काम करते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि न्यायपालिका न केवल अधर्म और अन्याय को रोकती है बल्कि लोकतंत्र के मर्यादा को भी अक्षुण्ण बनाए रखती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, कौन कौन सा काम इनके द्वारा किया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां राज्य का मुख्य उद्देश्य केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखना नहीं होता है बल्कि अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना होता है। यानी इसमें जो मुख्य जोर दिया जाता है उस सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने, आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने पर दिया जाता है। यानी लोगों के कल्याण पर ज्यादा जोर यहाँ पर दिया जाता है। यह अवधारणा 20वीं शताब्दी के पुलिस राज्य के विकल्प के रूप में उभरी थी। अब देख लेते हैं कि लोक कल्याणकारी जो राज्य होते हैं उनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं और कौन कौन सा कार्य उनके द्वारा किया जाता है। जो पहला कार्य है वो है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। राज्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को भोजन, वस्त्र और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो। यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं उनका पहला काम होता है नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दूसरा कार्य है समानता और न्याय बनाए रखना। इसका उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करना है। यह प्रगतिशील कराधान के माध्यम से धन का पुनर्वितरण करता है। अगला जो कार्य है इनका वो है सामाजिक सुरक्षा बनाना। बीमारी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बेरोजगारी हो गया या विकलांगता जैसी स्थितियों में राज्य नागरिकों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का जो चौथा कार्य होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के है। लोक कल्याणकारी राज्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। पांचवा जो कार्य होता है वो श्रमिक कल्याण को लेकर के है। कार्य के घंटों का निर्धारण, उचित वेतन और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी इसके कार्यों में शामिल है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद और समाजवाद का एक मध्यम मार्ग है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक हित को प्राथमिकता देता है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसी अवधारणा पर आधारित हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो थॉमस हॉब्स के द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि थॉमस हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यानी हॉब्स के द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को लेकर के दिया गया है। उनके अनुसार राज्य कोई दैवीय संस्था नहीं है बल्कि मानव निर्मित एक कृत्रिम संस्था है जो समझौतों के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है। अब इनके सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। इनके सिद्धांत की जो पहली बिंदु है वो है मानव स्वभाव। हॉब्स के अनुसार मनुष्य जो है स्वभाव से स्वार्थी है, क्रूर है और शक्ति का भूखा है। वो हमेशा अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है। इनके सिद्धांत की जो दूसरी बिंदु है वो है प्राकृतिक अवस्था। राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था कहा हुआ है। यहाँ जो है कोई कानून या सरकार नहीं थी। यानी जब प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी तो कोई कानून नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, इसलिए यह सबका सबके विरुद्ध युद्ध की स्थिति थी। इसमें व्यक्ति का जो जीवन था वो एकाकी था, दीन था, अपवित्र था और अल्पकालिक था। तो दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु है इनके सिद्धांत का जो है सामाजिक समझौता और संप्रभुता। सभी व्यक्तियों ने मिलकर के अपनी समस्त शक्तियां जो है एक व्यक्ति या सभा को सौंपी जिसको लेवियाथन कहा जाता है। व्यक्तियों ने शपथ ली, मैं इस व्यक्ति या सभा को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूं, बशर्ते तुम भी ऐसा करो। यानी इस समझौते के माध्यम से जो है राज्य का निर्माण हुआ। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य यानी लेवियाथन का जन्म हुआ। हॉब्स का संप्रभु शासक समझौते का हिस्सा नहीं था। यानी जो शासक था उस समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह पूर्णतः निरंकुश है और उसके पास असीमित शक्तियां हैं। राज्य का मुख्य उद्देश्य प्रजा का रक्षा करना होता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब अगला खंड देख लेते हैं। खंड 100 है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें जो 5वां प्रश्न है, राज्य के उत्पत्ति की विकासवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो राज्य के उत्पत्ति की जो विकासवादी सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत माना जाता है। यह सिद्धांत इस धारणा को खारिज करता है कि राज्य का निर्माण किसी एक दिन समझौते से हुआ या ईश्वर की रचना से हुआ है। यानी यह न तो राज्य को ईश्वरीय रचना मानता है और न ही समझौते का परिणाम मानता है। उसके बजाय यह मानता है कि राज्य एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यानी धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। राज्य के विकास में प्रमुख सहायक तत्व तो निम्नलिखित हैं। अब देख लेते हैं कि यह जो सिद्धांत है राज्य के विकास में किन किन तत्वों को सहायक मानता है। पहला तत्व है रक्त संबंध। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार रक्त संबंध राज्य का सबसे प्राचीन आधार है। परिवार से कुल बना, कुल से कबीला बना और कबीले से अंततः समाज और राज्य का उदय हुआ। परिवार के मुखिया की आज्ञा मानना ही राजनीतिक आज्ञा पालन की पहली सीढ़ी थी। दूसरा जो बिंदु है वो है धर्म। प्राचीन काल में धर्म और रक्त संबंध आपस में जुड़े थे। साझा पूजा और पूर्वजों की आराधना ने लोगों को एकता के सूत्र में बांधा, लोगों को एकजुट किया। धर्म ने आदिम मनुष्यों में अनुशासन पैदा किया और जादू टोने या ईश्वरीय भय ने शासक की शक्ति को वैधता प्रदान किया। जो अगला बिंदु है इस सिद्धांत का वो है शक्ति। राज्य के विस्तार में शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब कबीले आपस में लड़ते थे तो शक्तिशाली कबीला निर्बल पर विजय प्राप्त कर अपना क्षेत्र बढ़ाता था। युद्धों ने नेतृत्व की आवश्यकता पैदा की जिससे राजा और सेना जैसी स्थायी संस्थाएं विकसित हुईं। इस सिद्धांत का अगला जो बिंदु है वो है आर्थिक आवश्यकताएं। जैसे जैसे मनुष्य शिकारी अवस्था से कृषि अवस्था में आया, निजी संपत्ति का विचार पैदा हुआ। इस संपत्ति की रक्षा और विनिमय के लिए नियमों और एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता महसूस हुई जो विवादों को सुलझा सके। इससे प्रशासनिक ढांचे का धीरे धीरे विकास हुआ। अगला जो बिंदु है विकासवादी सिद्धांत का वो है राजनीतिक चेतना। यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई, लोगों ने महसूस किया कि सुरक्षा, न्याय और व्यवस्था के लिए एक संगठित राजनीतिक सत्ता का होना अनिवार्य है। इसी चेतना ने राज्य को उसका आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि मैकाइवर के अनुसार
रक्त संबंध समाज को जन्म देते हैं और समाज कालांतर में राज्य को। विकासवादी सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि राज्य निरंतर परिवर्तनशील और विकासोन्मुख रहा है। यह किसी आकस्मिक घटना का परिणाम न होकर सदियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का फल है। इतना आप लिखेंगे तब आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके विविध आयामों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि लोकतंत्र होता क्या है, फिर लोकतंत्र के कौन कौन से आयाम होते हैं, इसके आयामों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है। पहला है डेमोस, जिसका अर्थ होता है जनता, और दूसरा है क्रिटिया, जिसका अर्थ होता है शासन। इससे उद्भव हुआ है जो है लोकतंत्र शब्द का, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इनके शब्दों में लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यानी शासक को जनता के द्वारा ही चुना जाता है और जनता के लिए ही चुना जाता है। आज के युग में लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने का एक ढंग और समाज का एक रूप भी है। इसके विविध आयामों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग लोकतंत्र के आयामों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। लोकतंत्र का जो पहला आयाम है वो है राजनैतिक आयाम। यह लोकतंत्र का सबसे प्रचलित रूप है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व शामिल किए जाते हैं। राजनीतिक आयाम के अंतर्गत पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के जो है वोट देने का अधिकार होता है। दूसरा जो है वो है नियतकालिक चुनाव, यानी एक निश्चित समय अंतराल पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर संपन्न कराया जाता है। तीसरा जो बिंदु है वो है बहुमत का शासन। जिस दल को जनता का बहुमत प्राप्त हो उसे शासन करने का अधिकार मिलता है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी की जाती है। लोकतंत्र का जो दूसरा आयाम है वो सामाजिक आयाम है। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसा समाज जहाँ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। सामाजिक आयाम में जो शामिल होता है वो है समानता, यानी समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो। दूसरा है विशेषाधिकारों का अंत, किसी भी वर्ग को जन्म या पद के आधार पर कोई विशेष लाभ न दिया जाए। और तीसरा होता है सामाजिक न्याय, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। ये सामाजिक आयाम हो गया। तीसरा आयाम जो लोकतंत्र का है वो आर्थिक आयाम है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अर्थहीन होता है। अब जो आर्थिक आयाम होते हैं उसमें आर्थिक समानता को शामिल किया जाता है। इसमें धन का केंद्रीकरण कुछ ही हाथों में न हो, इसका ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जो बिंदु है बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति है। प्रत्येक नागरिक को भोजन, स्वास्थ्य और रोजगार की न्यूनतम गारंटी दिया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी आर्थिक शोषण की समाप्ति और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा भी इसमें किया जाता है। अगला जो आयाम है लोकतंत्र का वो है नैतिक एवं व्यक्तिगत आयाम। लोकतंत्र का यह आयाम मानवीय मूल्यों पर आधारित है। इसमें जिन बिंदुओं को शामिल किया जाता है उसमें पहला है मानवीय गरिमा। व्यक्ति को केवल एक वोट न मानकर उसकी गरिमा का सम्मान करना इसमें शामिल किया जाता है। स्वतंत्रता को इसमें शामिल किया जाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सहिष्णुता को इसमें शामिल किया जाता है। नैतिक आयाम में दूसरों के विचारों और विरोधों का सम्मान करना इसमें शामिल होता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का अर्थ बहुत व्यापक हो गया है। यह केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी चेतावनी दी थी कि जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता तब तक राजनीतिक लोकतंत्र की नींव कमजोर रहेगी। अतः एक सफल लोकतंत्र वही है जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संगम हो। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।